संसार सिनेमा का, बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। दोस्तों, आज बाइस्कोप की बातें हत्या, कानूनी दांवपेच और रहस्य की धुंध में डूबी हुई हैं। वैसे मर्डर मिस्ट्री के साथ समाजी मसाइल की बात करना जरा मुश्किल सा काम होता है, लेकिन जब निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा इस काम को अंजाम दे रहे हों तो मुश्किलें दरकिनार हो जाती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम B.R. चोपड़ा की एक फिल्म की बातें सुनेंगे, और अगर आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये फिल्म है धुंध। फिल्म धुंध के बारे में जानकारियां बटोरकर उन्हें साउंड ट्रैक में गूंथकर आलेख तैयार करने का काम अशोक अय्यर ने किया है, और आज के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में मदद की है PKA नायर ने। इस तरह अय्यर साहब और नायर साहब की मदद से आप साहबान की खातिर बाइस्कोप की बातें धुंध में डुबोकर पेश कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। 28 बरस पहले बनी सस्पेंस फिल्म धुंध के निर्माता निर्देशक थे B.R. चोपड़ा। वैसे सन 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित B.R. चोपड़ा सामाजिक चेतना जगाने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्राइम के रंग में डूबी कहानियों को भी पर्दे पर बखूबी उतारा है। ये दूसरी बात है कि कत्ल, बलात्कार या बदले की बात कही तो उसके पीछे भी हमेशा एक सामाजिक उद्देश्य बना रहा। अशोक कुमार, संजय खान, जीनत अमान, नवीन निश्चल और डैनी की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म धुंध की कहानी भी एक कत्ल के इर्द गिर्द घूमती है। कातिल कौन है मालूम नहीं है, कई चेहरे हैं मगर सब धुंधले हैं। जैसे घने कोहरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही धुंध में भी कातिल का पता नहीं चलता। और तो और पुलिस भी इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते खुद उलझन में पड़ जाती है। राणा जी, रंजीत सिंह के कत्ल ने जितना हैरान किया है उतना तो आज तक किसी केस ने नहीं किया। वो कैसे? अरे एक तो ये घर ही अजीब सा है, पागल खाना से मालूम होता है। छोटा भाई है, अजीब आवाई तबाही बक रहा है। माँ है तो कुछ और ही कह रही है, बीवी है तो बिल्कुल खामोश, न जाने क्यों। उधर चंद्रशेखर के बयान से कोई मदद नहीं मिलती। उसने कातिल को देखा ही नहीं क्योंकि धुंध थी। रहस्य और रोमांच के ताने बाने में उलझी हुई इस फिल्म धुंध को सन 1973 में बनाया गया था। हालांकि इसके पहले भी B.R. चोपड़ा मर्डर मिस्ट्री वाली कहानियों पर 2 सफल फिल्में कानून और इत्तेफाक बना चुके थे। हाँ, एक बात जरूर है कि न तो फिल्म कानून में कोई गाना था और न ही इत्तेफाक में, यानी दोनों ही बगैर गीतों वाली फिल्में थीं। मगर फिल्म धुंध में साहिर लुधियानवी के लिखे और रवि के संगीत से सजे 4 गाने थे, बल्कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग तो उसके शीर्षक की पहचान ही बन गया था। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है।
हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। सन 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म धुंध की शुरुआत बड़ी परेशानियों के साथ हुई थी। इसके पहले सन 1972 में B.R. चोपड़ा की एक फिल्म आई थी दास्तान, जो उनकी ही सन 1951 में बनी हुई फिल्म अफसाना का रीमेक थी। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। B.R. चोपड़ा को बड़ी उम्मीदें थी कि फिल्म दास्तान भी अफसाना की तरह ही सुपरहिट होगी। दास्तान में दिलीप कुमार डबल रोल में थे और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। बदकिस्मती से दास्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये इतनी जबरदस्त फ्लॉप थी कि इसने B.R. चोपड़ा के सामने आर्थिक और मानसिक परेशानियां खड़ी कर दी। हमेशा कामयाब फिल्में देने वाले B.R. चोपड़ा के लिए दास्तान का बुरी तरह पिट जाना बहुत बड़ा धक्का था। 5 महीनों तक तो B.R. चोपड़ा ने किसी नई फिल्म पर कोई काम ही नहीं किया। फिर उन्होंने इरादा किया कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जो कम बजट में कम समय में बनकर पूरी हो जाए। ऐसे में जब धुंध की कहानी सामने आई तो उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया और इस तरह आर्थिक और मानसिक उलझनों के साथ शुरू हुई धुंध। के लिए कलाकारों के चयन की बारी आई तो एक छोटी सी समस्या सामने आ खड़ी हुई। छोटे बजट की फिल्म के लिए बड़े फिल्म स्टार्स का मिलना तो सवाल ही नहीं था, लेकिन यहां तो छोटे और नए कलाकार भी नहीं मिल पा रहे थे। हीरो के लिए अमिताभ बच्चन के बारे में सोचा गया। अमिताभ उन दिनों खुद एक बहुत सफल स्टार नहीं बन पाए थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई कि अमिताभ भी धुंध के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पाए। असल में धुंध की पूरी शूटिंग आउटडोर शूटिंग थी, जो महाबलेश्वर और उसके आसपास की कुछ जगहों पर होनी थी। महाबलेश्वर में B.R. चोपड़ा ने एक बंगला भी 2 महीने के लिए किराए पर ले लिया था, ताकि इन 2 महीनों में लगातार शूटिंग करके फिल्म को पूरा कर लिया जाए। लेकिन इन्हीं 2 महीनों की डेट्स अमिताभ दूसरी फिल्मों को पहले ही दे चुके थे, इसलिए अमिताभ धुंध के हीरो नहीं बन पाए। हीरो की तलाश में B.R. चोपड़ा बेहद परेशान थे, लेकिन तभी एक दिन संजय खान उनके घर आए। B.R. चोपड़ा के बंगले में एक बैडमिंटन कोर्ट था, जहां संजय हर रोज बैडमिंटन खेलने आया करते थे।
एक दिन संजय ने B.R. चोपड़ा से उनकी नई फिल्म धुंध के बारे में पूछा। जब संजय ने धुंध की कहानी सुनी तो सुनते ही B.R. चोपड़ा से कहा कि इतनी बढ़िया कहानी है, अगर आपने कोई हीरो नहीं लिया हो तो कृपया मुझे मौका दीजिए। उत्साह से भरे संजय का यह निवेदन B.R. चोपड़ा से टालते नहीं बना और उन्होंने संजय को धुंध का हीरो चुन लिया। एक बात और, संजय ने इस रोल को अहमियत देते हुए अपनी मार्केट प्राइस से काफी कम पैसा लेना भी कबूल किया। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बताइए क्या मजबूरी है आपकी? आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकेंगे। नहीं समझ सकूंगा वो बात की बात है, लेकिन आज पहली बार मालूम हुआ कि दुनिया में हसीन भी मजबूर है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए मेरे साथ। फिल्म धुंध का एक और अहम किरदार था रंजीत सिंह, जिसे डैनी ने निभाया। अपाहिज, सनकी और क्रूरता की हद तक गुस्सैल इस किरदार में खलनायकी का रंग था। डैनी डेंजोप्पा ने इसे बखूबी निभाया। इस रोल को करने के लिए शुरू से ही डैनी लालायित थे, मगर ये रोल उन्हें आसानी से नहीं मिला था। पहले तो B.R. चोपड़ा ने इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहा। एक दिन किसी मीटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा अपनी उन दिनों की आदत के हिसाब से जब देर से पहुंचे तो B.R. चोपड़ा नाराज हो गए। दोनों में बहस हुई, बात बढ़ी और नतीजा शत्रुघ्न सिन्हा धुंध नहीं कर पाए। डैनी को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने B.R. चोपड़ा से रंजीत सिंह का रोल निभाने की इच्छा जाहिर की। B.R. चोपड़ा ने सफेद दाढ़ी मूछों के साथ डैनी का स्क्रीन टेस्ट लिया और उन्हें पूरी तरह से किरदार में फिट पाकर यह रोल उन्हें दे दिया। और फिर डैनी ने इस भूमिका में अपनी बेमिसाल अदाकारी से जान फूंक दी। क्यों जाने मन, ये गाना मेरे लिए था या इनके लिए? उलझन मैं हूं या ये? हाँ, जाती का है कमीनी। तू इस हरामजादे के साथ मिलकर जो चाल चल रही है मैं सब समझता हूं। तू मुझे जिंदा इंसान नहीं, चलती फिरती लाश समझती है और मेरे ऊपर पांव रखकर गुजर जाना चाहती है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर सुरेश का बच्चा इस घर में आया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। फिल्म धुंध में एक सीन था जहां रंजीत सिंह यानी डैनी अपनी बीवी रानी यानी जीनत अमान को एक प्लेट फेंक कर मारता है। इस सीन से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। यह सीन जब फिल्माया जा रहा था तो डैनी ने प्लेट उठाकर कैमरे के ऊपर फेंकी, मगर वो प्लेट सीधे जाकर कैमरे के लेंस से टकराई, चटकी और टूट गई। शुक्र था कि लेंस के आगे विंड व्यू ग्लास लगा हुआ था, इसलिए लेंस बच गया। जब एडिटिंग रूम में B.R. चोपड़ा ने यह दृश्य देखा तो खुश हो गए। जो प्लेट कैमरे के लेंस से टकराकर टूटी थी वो फिल्म में ऐसी लग रही थी मानो अभी पर्दे से निकलकर बाहर दर्शकों पर आ गिरेगी। संजय और डैनी के अलावा धुंध की दो अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे नवीन निश्चल और जीनत अमान। धुंध से पहले जीनत अमान की कोई भी उल्लेखनीय फिल्म नहीं आई थी। हरे राम हरे कृष्ण में जीनत की भूमिका अच्छी थी, मगर वो बहन के रोल में थी। फिल्म धुंध में जीनत को नायिका बनने का अवसर तो मिला ही, एक प्रताड़ित पत्नी की भूमिका में वो कुछ कर दिखाने का मौका भी पा सके। रोऊं नहीं तो क्या करूं? रोना तो जिंदगी भर का रहा है। जब से शादी हुई है रो ही तो रही हूं। इस नर्क में 5 साल काट दिए। मैं खुद मर जाती या इन्हें मार देती। ये पति थोड़ी थे, जानवर थे। बात बात में झगड़ते थे, बुरी बुरी गालियां देते थे। रोज सोचती थी आत्महत्या कर लूं, कुछ खा के सो रहूं, गले में फंदा डाल के मर जाऊं। आज प्याला भर गया था। फिल्म धुंध की रिलीज के 7 साल बाद जब B.R. चोपड़ा ने नारी प्रधान कहानी पर इंसाफ का तराजू फिल्म बनाई तो मुख्य भूमिका में जीनत अमान को ही चुना। बहरहाल अब हम आज की फिल्म शुरू करते हैं, यानी फिल्म धुंध की कहानी। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया,
एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। धुंध से घिरी एक रात चंद्रशेखर यानी नवीन निश्चल की कार एक पेड़ से जा टकराई। फोन करने के लिए चंद्रशेखर वहां मौजूद एक बंगले में दाखिल हुआ। वहां उसे मिला एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक शख्स। माफ कीजिए, आपको बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि बाहर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लगता है सो रहे हैं। भाई साहब, भाई साहब। चंद्रशेखर ने देखा कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ वो शख्स सो नहीं रहा बल्कि मर चुका है। इससे पहले कि चंद्रशेखर कुछ समझे, उसकी नजर वहां मौजूद एक औरत पर पड़ी। ये थी रानी यानी जीनत अमान। ये खून मैंने किया है। ये खून? हाँ, मैंने किया है। और ये? मेरे पति। और आपने अपने? टेलीफोन सामने मेज पे रखा है, आप पुलिस को बुला लीजिए। आप रो रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं? रोना तो जिंदगी भर का रहा है। जब से शादी हुई है रो ही तो रही हूं। इस नर्क में 5 साल काट दिए। मैं खुद मर जाती या इन्हें मार देती। उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और मुझे कत्ल करने की धमकी दी। मैं भी झपट पड़ी, हाथापाई हुई और गोली चल गई। गोली चल गई? गोली चल गई और किसी ने सुना नहीं? इस घर में क्या आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी सास है, छोटा देवर है, नौकर है, नौकरानी भी है। और गोली की आवाज सुनकर कोई नहीं आया? इस घर में गोली की आवाज कोई अनोखी बात नहीं। ये दिन रात इस कुर्सी में बैठे गोली चलाते रहते थे। कुत्ते बिल्लियां मारते रहते थे। ऐसा क्यों? इन्हें शिकार का बहुत शौक था। एक दिन एक शेर ने इनको जख्मी कर दिया और इनकी दोनों टांगे बेकार हो गईं। उस दिन से ये शेर का बदला हमसे लेते रहे। दिन भर कुर्सी में बैठे बाहर गोली चलाते रहते थे। कई आदमी मरते मरते बच गए। पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी। तंग आके इस जंगल में मकान ले लिया। खैर, अब छोड़िए इस कहानी को, आप पुलिस को बुला लीजिए। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। क्यों? ऐसे जानवर के लिए जान देने की क्या जरूरत है? मगर खून तो मैंने किया है। ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। तो आप क्या करेंगे? आपको बचाऊंगा। आप मुझे बचाएंगे? हाँ, क्योंकि ये खून नहीं, एक इत्तेफाकी हादसा है। गोली आपको भी लग सकती थी। मगर कानून इस बात को नहीं मानेगा। अगर हम कुछ ऐसा करें, ये खून किसी बाहर के आदमी का काम मालूम हो तो? बाहर का आदमी? हाँ, ये खून कोई चोर भी कर सकता है। चोर? मगर इससे पहले हमें एक और ड्रामा करना होगा, जिससे ये साबित कर सकें कि कत्ल के वक्त आप यहाँ नहीं कहीं और थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप बचना चाहती हैं तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे कीजिए। रानी की मदद के लिए चंद्रशेखर ने जो प्लान बनाया, रानी ने उस पर अमल किया और वैसा ही करती गई जैसा चंद्रशेखर ने कहा। उसने नौकरानी राधा को आवाज दी।
मेम साहब, आपने बुलाया मुझे? राधा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। एक प्याली चाय बना दो। अभी लाती हूँ। मालकिन, साहब को क्या हो गया? देखिए, साहब को क्या हो गया? मेम साहब, मेम साहब, साहब को क्या हो गया? बंगले में ये सारा ड्रामा चल रहा था और बाहर से फिर एक बार चंद्रशेखर अंदर दाखिल हुआ। माफ कीजिए, बाहर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ कोई टेलीफोन है? क्या हुआ? यहाँ सब ठीक तो है? मेरे बेटे का किसी ने खून कर दिया। खून? ओह, आई एम सॉरी। आपने पुलिस को फोन किया? नहीं। मैं कर दूं? हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ का एड्रेस क्या है? हिलव्यू तुलसी मार्ग। हेलो पुलिस, मैं हिलव्यू तुलसी मार्ग से बोल रहा हूँ। यहाँ पे खून हो गया। खून? जी अभी आते हैं। लेट्स गो। पुलिस रंजीत सिंह के बंगले पर आ पहुंची और पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। अब रंजीत सिंह की पत्नी रानी, सौतेली मां, पगला भाई और नौकरानी के साथ साथ चंद्रशेखर भी शक के घेरे में था। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं। मेहरबानी करके आप जरा पीछे हट जाइए। गोली घड़ी के पास से निकल गई। सर, सिगार कंटेनर। ये सिगार पीते थे? जी नहीं, पाइप। कीप इट। आप सब घर के लोग हैं ना? मैं नहीं हूँ। आप कौन है? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पहिया खड्ड में गिर गया। मैंने सोचा यहाँ से कुछ मदद ले लूँ, किसी गैरेज को फोन कर दूँ। आपको मालूम था कि यहाँ फोन है? जी नहीं, मैंने सोचा इतना बड़ा घर है, शायद हो। फिर जब मैं आ रहा था तो घर के अंदर से एक आदमी भागता हुआ बाहर गया और मुझसे टकरा गया। उसके हाथ से कुछ चीज गिरी, मैंने उठाई तो पता लगा पिस्तौल थी। मैंने पलट के देखा, आदमी धुंध में गायब था। पिस्तौल लेके मैं घर के अंदर आया तो पता चला कि घर के मालिक का खून हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो पिस्तौल। आपका नाम? चंद्रशेखर। मिस्टर शेखर, जिस आदमी के साथ आप टकराए थे, उसका हुलिया, उसके कपड़े कुछ याद है आपको? माफ कीजिए, एक तो ये सब इतना अचानक हुआ और दूसरा धुंध थी, अंधेरी रात थी, मैं कुछ देख नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर था वो आदमी कुछ लंबे कद का था और ओवरकोट पहने हुए था, शायद नीले या काले रंग का होगा। अगर वो कभी आपके सामने आए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? मैंने आपसे कहा ना, बाहर धुंध बहुत थी। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, आप जा सकते हैं। अभी तफ्तीश चल ही रही थी कि अचानक इंस्पेक्टर साहब, उस रूम में एक अलमारी खुली पड़ी है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। प्लीज कम। ये अलमारी किसकी है? रंजीत की। वो अपना रुपया पैसा इसी में रखते थे? जी, इसी में रखते थे। मालूम होता है ये खून चोरी की वजह से हुआ है। हो सकता है। यू मे बी राइट, मगर ये काम जरूर किसी भेदी का है जिसे घर के बारे में सब कुछ मालूम है। अलमारी कहाँ है, चाबियां कहाँ है, रुपया कहाँ है। अलमारी तोड़ी नहीं गई, खोली गई है। यस सर। यस। आपका नौकर इस वक्त कहाँ है? वो तो 9:30 बजे रंजीत को कॉफी देके चला जाता है। नौकर बांकेलाल यानी देवेन वर्मा पर पुलिस का शक होना जायज था, क्योंकि वो घर से दूर कहीं मुजरा देख रहा था। जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, दुनिया के
नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी। हाय पतली कमरिया, हाय रे पतली कमरिया, लचक गई रे दुनिया की नजरिया, बहक गई रे जुगना से चुनरिया। बांकेलाल से भी जब पुलिस ने इस कत्ल के बारे में पूछताछ की तो मृतक रंजीत सिंह का भी घिनौना रूप ही उनके सामने आया। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साहब का खून हो गया? आप उल्टी बात कर रहे हैं साहब, मेरे साहब ने किसी का खून कर दिया? नहीं, तुम्हारे मालिक रंजीत सिंह का खून हो गया। मैंने नहीं किया हुजूर, खून मैंने नहीं किया हुजूर, हुजूर मैंने खून नहीं किया। मैं मेरी कसम खा के कहता हुजूर, मैं आपकी कसम खा के कहता हुजूर, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो ठीक 9:30 बजे साहब को काफी दिया, तब बिल्कुल जिंदा था, एकदम गाली दे रहा था, लंबी लंबी गाली दे रहा था। ठीक है, खून उसके बाद हुआ। बाकी तुम्हारे ख्याल में ये खून कौन कर सकता है? तुम्हारा शक किस पर जाता है? साहब शक की बात तो ऐसी है साहब कि कोई भी कर सकता था साहब। माफ करना, था तो मेरा मालिक, लेकिन आदमी बिल्कुल थर्ड क्लास था। बाहर वाले तो छोड़िए, घर वाले भी बिल्कुल तंग आ गए थे। साहब एक बात बताऊं, सच्ची बात, उसे कोई भी मार सकता था। हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया साहब जी, अब ऊपर वाला भुगते। ठीक है। बांकेलाल तो पुलिस के सामने बेकसूर साबित हो गया, मगर पूछताछ के दौरान इस कड़ी में एक और नया किरदार आ जुड़ा, सुरेश। मुझे रंजीत के मरने का बड़ा दुख हुआ रानी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। आज सुबह अखबार पढ़ा तो पता चला। ये सब हुआ कैसे माँ जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पुलिस के शक के दायरे में सुरेश भी आ चुका था। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुरेश, मरने वाले को आप अच्छी तरह जानते थे? बहुत अच्छी तरह से। इस घर के लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तकरीबन रोज आता हूं। इत्तेफाक की बात है कि कल रात ही नहीं आया। इंस्पेक्टर। यस प्लीज। खूनी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन एक बात का पता जरूर चल गया। किस बात का? कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस घर के बारे में सब कुछ जानता है। ये आदमी कौन हो सकता है? आप भी हो सकते हैं। रंजीत सिंह के कत्ल का केस इतना उलझता जा रहा था कि पुलिस परेशान हो उठी। जब कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई तो कातिल होगा, कोई ना कोई तो इस घर में आया होगा। जरूर। ट्रे पर पड़ी उंगलियों के निशान साफ जाहिर कर रहे हैं कि सुरेश ही आया था। सर, ट्रे पर उंगलियों के निशान तो एक दिन पहले के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कत्ल की रात के हों। सुरेश उस घर में रोज आता था। मेरा ख्याल है खामखा एक शरीफ आदमी पे शक कर रहे हैं। और फिर सुरेश वैसे भी नहीं हो सकता, वो उस रात सिवाय होटल में था, वो पार्टी उसकी अपनी दी हुई थी। सर, अगर वो होटल में था तो रंजीत सिंह के घर में कैसे जा सकता है? यू आर राइट। अगर वो वहां था तो यहां कैसे हो सकता था, और जो यहां था वो वहां क्यों कर हुआ? जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ? जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ? जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ? क्यों कर हुआ? जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ? क्यों कर हुआ? दो जगह वो जाने जा क्यों कर हुआ? दो जगह वो जाने जा क्यों कर हुआ? साहब का ये कहना है कि वो मस्जिद में थे और साकी की गवाही है कि महखाने में थे। तो सवाल ये पैदा होता है, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर
एक तरफ पुलिस जांच पड़ताल में उलझी हुई थी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर एक बार फिर रानी से मिलने आया। नमस्ते रानी जी। नमस्ते चंद्रशेखर जी, आइए बैठिए। वो आपको बचाने के लिए मैंने एक झूठी कहानी घड़ी थी। पुलिस को बयान दिया था कि कल की रात मुझसे एक आदमी टकराया था। पुलिस ने उसको रंग रूप देना शुरू कर दिया है। रंग रूप? हाँ, कोई यहाँ के बहुत बड़े वकील हैं, इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस उनकी तस्वीर लेकर मेरे पास आई थी और पूछ रही थी कहीं ये तो नहीं टकराए थे। सुरेश तो नहीं? नाम तो नहीं बताया, सिर्फ फोटो दिखाई थी। ये तो नहीं? हाँ, यही तो है, मगर मुझसे तो कोई टकराया नहीं था। पुलिस को उन पर शक क्यों है? मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ, ये भी मेरी जिंदगी में अचानक उसी तरह आए थे जिस तरह आप आए हैं। रंजीत सिंह ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरी दुनिया नर्क बना दी थी। एक दिन मैंने इरादा किया कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर डालूं, कुछ खा के सो रहूं, पहाड़ से कूदकर मर जाऊं। ये सोच के मैं घर से चल खड़ी हुई। रानी उस दिन पहाड़ से कूदने ही वाली थी कि सुरेश ने उसे बचा लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। सुनिए, मरना बहुत आसान है, जीना बहुत मुश्किल। मुश्किल काम कीजिए, आसान काम क्यों कर रही हैं? मैं थक गई हूँ, जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मौत ही मेरा सहारा है, मुझे मर जाने दीजिए। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? देखिए, ये दुनिया तो देखी भाली है, मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मगर वो दुनिया जहां आप जाना चाहती हैं मालूम नहीं कैसी है, वो तो अपने हाथ से बाहर की बात है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बताइए क्या मजबूरी है आपकी? आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकेंगे। नहीं समझ सकूंगा, वो बात की बात है, लेकिन आज पहली बार मालूम हुआ कि दुनिया में हसीन भी मजबूर है। क्या नाम है आपका? रानी। मैडम रानी, अगर मैं इस वक्त पुलिस को बुला लूं और कह दूं कि आप आत्महत्या कर रही थी, आप पे मुकदमा चलाया जाएगा और अपनी जान अपने हाथों लेने के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। क्या हक है आपको एक जिंदगी बर्बाद करने का? मैं क्या करूं? जिंदा रहना सीखिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा, चलिए मेरे साथ। सुरेश रानी को बचाकर जब उसके घर तक छोड़ने आया तो उसका सामना रानी के अपाहिज सनकी और गुस्सैल पति रंजीत सिंह से हुआ, जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ अपनी रिवॉल्वर से खरगोश मार रहा था। वाह वाह, क्या निशाना है आपका। मगर ये बेचारे जानवर क्यों? इसके लिए तो बेजान चीजें बहुत हैं। बेजान चीजों में खून नहीं होता, मजाक गोली की आवाज में नहीं, गर्म गर्म लाल लाल खून में होता है। आपकी तारीफ। मेरा नाम सुरेश सक्सेना है। वही तो नहीं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जी। मेरी बीवी की सिफारिश लेकर क्या वोट लेने आए हैं? वो दिन भी आएगा, अभी तो मैं इन्हें सिर्फ छोड़ने आया हूं। क्यों? लूली लंगड़ी है जो खुद नहीं आ सकती थी? नहीं नहीं, ये सैर कर रही थी, अचानक इनका पांव फिसल गया, पहाड़ी से गिरने वाली थी, मैंने इन्हें संभाल लिया। गिरने वाली थी या कूद रही थी? खुदकुशी करने गई होगी। क्यों जाने मन, पहाड़ी ज्यादा ऊंची थी या हिम्मत नहीं हुई? आप गलत समझे। सिर्फ यही नहीं, इस घर का हर आदमी मुझसे तंग है। मेरी माँ, मेरा छोटा भाई, मेरी धर्मपत्नी, सब यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मुझे मौत नहीं आती, इसलिए खुद मरना चाहते हैं, लेकिन नहीं मर सकते। सब बुज़दिल है। क्या देख रहे हैं आप? जी जी, आपके पांव? सोनू बेकर, ऊपर वाले ने बहादुरी की कीमत ली है। कैसे जाते रहे? शिकार में एक शेर ने हमला कर दिया था,
आप बहुत बहादुर आदमी हैं। अच्छा, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। क्यों क्यों आएंगे आप? मैंने कहा आपसे आने को। अपनी जरूरत से आऊंगा। आपका वोट जो लेना है। अपने बदमिजाज और जालिम पति से हर वक्त सताई हुई रानी कब सुरेश की तरफ खींचती चली गई, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। अब सुरेश अक्सर रंजीत सिंह के घर आने जाने लगा। हर बार उसके सामने रंजीत सिंह की क्रूरता और रानी की बेबसी दोनों जाहिर होते चले गए। क्यों लीडर, कांटों ने दामन पकड़ लिया क्या? नहीं, फूलों ने। आइए, अंदर आइए। हेलो मिस्टर रंजीत। आओ लीडर, कैसा चल रहा है आपका इलेक्शन? बस चल रहा है। आएंगे वाएंगे नहीं आप? क्यों? बहुत शरीफ आदमी हो। तो आप खड़े हो जाइए। खड़ा तो हो ही नहीं सकता, टांगे बेकार है। चलो किस बहस में पड़ गए लीडर, बाजी लगी है, शतरंज खेलो। आओ, पहले चाल आपकी है, चलिए। लीजिए। लगता है तुम मुझे फंसा ही दोगे। चाय। जब देखो बीच में आ जाती हो। देखते ना हम लोग खेल रहे हैं। चाय किसने लाने को कहा था? जी मैंने। मुझे आपके घर की चाय बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, आप चाय चलिए। अब क्या मेरे मुंह में डालोगी? जाओ यहां से, आउट। आई से गेट आउट। लीजिए मिस्टर रंजीत, बाजी खत्म, आपको मात। मात तो मुझे जिंदगी भी नहीं दे सके लीडर, तुम क्या दोगे? मेरा मतलब है आप ये बाजी हार गए। अच्छा मिस्टर रंजीत, मैं चलता हूं। सुरेश परेशान रानी को दिलासा देता। रानी, पागल आदमी की बात को बुरा नहीं मानते। उन्होंने आपका भी ख्याल नहीं किया। मैं कोई लाट साहब हूं? जरा मुस्कुराओ। रानी। रानी की आंखों में बसा सुरेश का प्यार रंजीत की नजरों से छिप नहीं सका। एक दिन जब रानी सुरेश से मिलने जा रही थी तब। कहां जा रही थी? दवा लेने। क्या बीमारी है, जरा हमें भी तो बता दिया करो। अपने लिए नहीं, सुनील के लिए। बाहर जाने का बहाना? मैं क्या बगैर बहाने के बाहर नहीं जा सकती? जब आदमी चोरी करने लगता है तो झूठ भी बोलने लगता है। चोरी कैसी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जरूर कहूंगा, वक्त आने पर सब कुछ कहूंगा। चलो अभी मंदिर वाली पहाड़ी पर चलो। माँ के जी जी। तुम जाओ, आज तुम्हारी मेम साहब हमें ले जाएंगी। अच्छा। समय बीतता जा रहा था और रानी दिन ब दिन उलझनों के भंवर में फंसती चली जा रही थी। जीना
सुंदर, अति सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों लीडर, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ये अच्छा गाती हैं। गाती है नहीं, गाती थी या अब गाने लगी हैं। जब से मेरी टांगें बेकार हुई हैं, आज मैं पहली दफा सुन रहा हूं इनका गाना। क्यों जाने मन, ये गाना मेरे लिए था या इनके लिए? उलझन मैं हूं या ये? क्यों लीडर, तुम ही बताओ। इस बात का भी फैसला आप ही कीजिए। हाँ, जाती कहां है? कमीनी, तू इस हरामजादे के साथ मिलकर जो चाल चल रही है मैं सब समझता हूं। तू मुझे जिंदा इंसान नहीं, चलती फिरती लाश समझती है और मेरे ऊपर पांव रखकर गुजर जाना चाहती है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर सुरेश का बच्चा इस घर में आया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। रंजीत सिंह ने सुरेश का अपने यहां आना रोक दिया तो दिल के हाथों मजबूर रानी स्वयं सुरेश से मिलने जा पहुंची। तुम कर ही क्या सकते हो? मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूं, तुम्हें तलाक दिला सकता हूं, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। सुरेश, सुरेश। सुरेश से मिलकर जब रानी घर लौटी तो मिलाई अपने आशिक से। मैंने उसे यहां आने को मना किया तो तू उसके घर चली गई। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं ताकि तू उस कमीने कुत्ते के साथ जाकर सो जाए? जो ऐसी बात। कमीने कुत्तिया, मैं तेरी आंख नहीं बुझा सकता तो तूने यहां ढूंढ लिया। कमीने कुत्तिया, तू समझते मुझे छोड़कर चली जाएगी? देखता हूं कैसे जाती है तू। जरूर जाऊंगी, तुम क्या कर सकते हो? मैं उस हरामी कुत्ते की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है ना, असेंबली में जाना चाहता है ना, देखता हूं कैसे जाता है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरूर बिगाड़ सकता हूं, मुझे मालूम है वो कहाँ है। सिवाय होटल में पार्टी दे रहा है, शहर के बड़े बड़े लोगों को, अखबार वालों को बुलाया। मैं वहां जाकर उस कमीने कुत्ते का फंडा फोड़ दूंगा और उनको बताऊंगा कि उनका होने वाला लीडर कितना कमीना कुत्ता है, मेरा घर बर्बाद कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं डालेगा। इसी झगड़े की रात रंजीत सिंह का कत्ल हुआ और बाद में हालात कुछ ऐसे बनते चले गए कि सुरेश को ही कातिल समझा गया। गवाहों के बयान से जाहिर होता है कि रंजीत सिंह के कातिल को किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं। अगर कोई देख सकता था तो वो था एक अजनबी मिस्टर चंद्रशेखर, जो इत्तफाकन कातिल से उस वक्त टकरा गया जब वो मौके वारदात से भाग रहा था। इससे पहले कि मिस्टर चंद्रशेखर संभल पाते या कातिल की सूरत देख पाते, वो धुंध में गायब हो गया। लेकिन योर ऑनर, पुलिस की तहकीकात से यह साफ जाहिर है कि अगर कोई रंजीत सिंह का खून कर सकता है तो वो है सिर्फ मिस्टर सुरेश सक्सेना और कोई नहीं। मिस्टर सक्सेना, आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मिस्टर सक्सेना, आप मुलजिम भी हैं और अपने वकील भी। अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको? जरूर कहना योर ऑनर। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि रंजीत सिंह के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं, न ही इस बारे में मैं कुछ जानता हूं। मिस्टर सक्सेना, इंस्पेक्टर जोशी को आपने बयान दिया था कि कत्ल की रात आप रंजीत सिंह के घर नहीं गए थे, जबकि आप गए थे। एग्जिबिट नंबर 5 प्लीज। इस कॉफी के ट्रे पर आपकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं। पहला झूठ। और दूसरा झूठ यह है कि आप इस हकीकत को साफ छुपा गए कि सरा होटल की पार्टी से आप 1 घंटे के लिए चुपके से गायब हो गए थे 10 से 11 बजे तक, और इसी दरमियान रंजीत सिंह का खून हुआ था। मिस्टर सक्सेना, इखलाकन झूठ बोलना जुर्म है, मगर कानूनन आप बेहतर जानते हैं। आप नामी वकील हैं, आपके पास सच को छुपाने की कोई जरूर वजह होगी। बताइए बताइए मिस्टर सक्सेना, अदालत बड़ी बेचैनी से आपके जवाब का इंतजार कर रही है। इतने बड़े नामी वकील होकर आपने झूठ क्यों बोला? योर ऑनर, जिंदगी में ऐसे बहुत से नाजुक मौके आते हैं जब आदमी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। कभी उसकी इज्जत खतरे में होती है,
कभी उसके रुतबे का सवाल होता है। योर ऑनर, मैंने इस हकीकत को छुपाना जरूर चाहा था, लेकिन रंजीत सिंह के खून से इसका कोई वास्ता नहीं। मगर उनकी धर्म पत्नी से जरूर है मिस्टर सक्सेना। रंजीत सिंह के खून होने से पहले उनकी धर्म पत्नी ने आपको टेलीफोन करके घर बुलाया था और आप वहां गए थे। ये सच बात है या नहीं? हाँ, ये सच है। इससे पहले तो आपने कहा नहीं था, अब कह रहे हैं। खैर, ये बताइए वो कौन सी बात थी जिसके लिए मिसेस रंजीत सिंह ने आपको इतनी रात गए बुलाया था? इस बात का रंजीत सिंह के खून से कोई वास्ता नहीं। मिस्टर सक्सेना, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूं वो कौन सी बात थी जिसके लिए मिसेस रंजीत सिंह ने आपको इतनी रात गए बुलाया था? मिस्टर मेहता, आप मुलजिम को जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता योर ऑनर? इसलिए कि नामी वकील है। नहीं, ये एक कानूनी बात है। हर मुलजिम को इस बात का पूरा हक है कि वो आपके सवाल का जवाब न दे। आपने इन पर जो इल्जाम लगाया है उसे साबित करना आपका काम है। किस तरह साबित करना है ये आप बेहतर जानते हैं। ओहो, ज़ेर दफा 342 ताजरातीन मैं भूल गया था ऑनर, आपसे माफी चाहता हूँ। अब मैंने मजबूर नहीं करूंगा। मिसेस रानी सिंह को अदालत में पेश किया जाए। आपका नाम? रानी। आपके पति का नाम? ठाकुर रंजीत सिंह। आपकी उम्र? खैर जाने दीजिए, किसी खूबसूरत लड़की से उम्र नहीं पूछना चाहिए। आप सिर्फ इतना बताइए, 13 नवंबर की रात को, जिस रात आपके पति का खून हुआ था, आपने टेलीफोन करके मुलजिम को मेरा मतलब मिस्टर सक्सेना को बुलाया था और ये पार्टी छोड़कर फौरन चले आए थे। ये बात सच है? मिसेस सिंह, इनकार की गुंजाइश नहीं। मिस्टर सक्सेना इकरार कर चुके हैं। अदालत सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहती है, ये आए थे या नहीं? हाँ, आए थे। इनकी आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मिसेस सिंह? उस रात मेरा और मेरे पति का बहुत झगड़ा हुआ था। मिस्टर सक्सेना की वजह से? योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आता इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है। दोनों सुरेश बाबू, दोनों। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप मिस्टर मेहता? क्या किसी आदमी का खून 2 बार हो सकता है? हो सकता है, नहीं हुआ, और दोनों बार आप ही ने किया। ये मजेदार बात है योर ऑनर। मैं अपने फाजिल दोस्त से पूछता हूँ, खून पहली बार कैसे हुआ था और दूसरी बार कैसे? योर ऑनर, पहली बार उस वक्त खून हुआ जब ऊपर से हवाई जहाज गुजरा, जिसकी आवाज का फायदा उठाकर इन्होंने रंजीत सिंह पर गोली चला दी। ये बिल्कुल झूठ है योर ऑनर। ये बिल्कुल सच है योर ऑनर। इनका ख्याल था कि हवाई जहाज के शोर में गोली की आवाज दब जाएगी, मगर इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि एक चश्मदीद गवाह वहां मौजूद थी। वो गवाही अभी तक पेश क्यों नहीं की गई? योर ऑनर, ये वो गवाही है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। पॉकेट वॉच, इसके पीछे लिखा हुआ है, टू माई डियरेस्ट रंजीत ऑन अवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी रानी। आप इसे पहचानती हैं? हाँ, मैंने ये घड़ी अपने पति को शादी की पहली सालगिरह पे दी थी। आपके पति इस घड़ी को कहाँ रखते थे? अपनी जेब में रखते थे। थैंक यू योर ऑनर। ये घड़ी उस वक्त भी रंजीत सिंह की जेब में थी जिस वक्त उन पर गोली चली, और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक ये घड़ी उसी गोली से बंद हुई जिससे रंजीत सिंह की मौत हुई। आप देख सकते हैं इसमें 10:30 बजे। बैलिस्टिक रिपोर्ट प्लीज। इसका मतलब ये सच है योर ऑनर, रंजीत सिंह का खून 10:30 बजे हुआ था। अब जा सकते हैं। योर ऑनर, ये वो शख्स है जिसने अपनी हवस के लिए कानून और इंसाफ दोनों को दलील किया। ये वो शख्स है जिसने घर ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि एक ऐसे आदमी का खून किया जो अपाहज था, चल फिर नहीं सकता था और अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि सुरेश सक्सेना को फांसी की सजा दी जाए। रानी ने जब देखा कि सुरेश को सजा हो जाएगी तो उसने इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश की। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आज तक जो कुछ इस अदालत में कहा गया है योर ऑनर, सब झूठ है, सब गलत है। सच क्या है मैं बताती हूँ। मिस्टर सुरेश बिल्कुल बेकसूर हैं योर ऑनर। इन्हें खून के बारे में कुछ नहीं मालूम। खून मैंने किया है योर ऑनर। सुरेश और रानी एक दूसरे को बचाने के लिए इल्जाम अपने अपने सिर ले रहे थे। तभी कोर्ट में चंद्रशेखर ने कदम रखा और सारी कहानी का
रुख ही बदल गया। इन्होंने अपने पति का खून नहीं किया। मिस्टर चंद्रशेखर, ये क्या कह रहे हैं आप सच क्यों नहीं बताते? आप तो जानते हैं खून मैंने किया है। हाँ, मैं जानता हूँ मिसेस सिंह, खून आपने नहीं किया। मैं कातिल को पहचानता हूँ और कातिल इस वक्त अदालत में मौजूद है। ये कहानी हकीकत ही है योर ऑनर। इसका रंजीत सिंह के खून से बहुत गहरा ताल्लुक है। कहिए, क्या कहना है आप? योर ऑनर, आज से कई साल पहले की बात है। रंजीत सिंह और प्रकाश दो दोस्त थे। दोनों मिलकर इकट्ठा कारोबार किया करते थे। एक दिन प्रकाश की जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और भोली भाली लड़की आई जिसका नाम किरण था। प्रकाश ने किरण से शादी करने का इरादा कर लिया, मगर रंजीत सिंह की बुरी नजर उस पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। अपने रास्ते से हटाने के लिए रंजीत सिंह ने गबन का एक झूठा मुकदमा बनाया और प्रकाश को उसमें फंसा दिया। मुकदमा ऐसा बनाया गया योर ऑनर कि प्रकाश अपनी बेगुनाही साबित न कर सका और उसे 5 साल की सजा हो गई। फिर 5 साल की सजा काटने के बाद जब प्रकाश वापस आया तो उसे पता चला रंजीत सिंह ने किरण को अपनी हवस का शिकार बना लिया और किरण ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। प्रकाश ये बात सुनकर पागल हो गया। उसके दिल में बदला लेने की आग भड़क उठी और वो सीधा रंजीत सिंह के मकान पर पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता रंजीत सिंह की तरफ बढ़ा। उस वक्त रंजीत सिंह अपनी पिस्तौल में गोली भर रहा था। जैसे ही उसने प्रकाश के पांव की आहट सुनी, वो पलटा और प्रकाश को देखकर हैरान रह गया। इधर प्रकाश भी हैरान था कि रंजीत सिंह जैसा सुअर आदमी अब अपाहिज हो चुका है। उसने सोचा भगवान ने उसका बदला उससे ले लिया है। प्रकाश ने रंजीत सिंह के मुंह पर थूका और कहा, जा, तेरी जिंदगी ही तेरी मौत है। मगर जैसे ही प्रकाश जाने लगा, रंजीत सिंह ने ललकारा और पिस्तौल प्रकाश उसको झपटा। दोनों में हाथापाई हुई। रंजीत सिंह के सर पर खून सवार था। वो चाहता था कि प्रकाश को खत्म कर दे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाथापाई में गोली चल गई। प्रकाश की जगह रंजीत सिंह मारा गया। मिस्टर चंद्रशेखर, ये प्रकाश कौन है? प्रकाश मैं हूं। चंद्रशेखर ही दरअसल प्रकाश था जो रंजीत सिंह से इंतकाम लेने आया था, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल करके रानी और सुरेश को बचा लिया। अदालत ने भी प्रकाश के ही हक में एक फैसला दिया। अदालत तराजू की 2 पलड़ों की तरह है। एक पलड़े में कानून होता है और दूसरे में इंसाफ। कानून की नजर में मिस्टर प्रकाश मुजरिम है, मगर इंसाफ की नजर में वो बेगुनाह है। इसलिए मिस्टर प्रकाश को ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। जब फिल्म धुंध की शूटिंग चल रही थी तो इस फिल्म की कहानी जैसा ही एक हादसा होते होते बचा। हुआ यूं कि इस फिल्म के एक कलाकार नाना पलशीकर ने बहुत समय पहले एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर खरीदी थी जो यूं ही पड़े पड़े बेकार हो रही थी। नाना पलशीकर ने सोचा कि शूटिंग के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं तो रिवॉल्वर साथ लिए चलते हैं, जंगल में 2-4 फायर करके शौक पूरा कर लेंगे। जंगल में जाकर गोली चलाने से पहले नाना पलशीकर ने अपनी ये ऑटोमेटिक रिवॉल्वर संजय को दिखाई, क्योंकि संजय बंदूकों के बहुत शौकीन हैं। संजय जब रिवॉल्वर को परख रहे थे तब उसे खोलने और बंद करने के चक्कर में 2-3 गोलियां बुलेट चैम्बर में चली गईं।
इसके बाद संजय ने जैसे ही ट्रिगर पर हाथ रखा कि 2-3 गोलियां छूटकर खिड़की और दीवारों पर जा लगी। संजय उस दिन बाल बाल बचे, क्योंकि रिवॉल्वर की नली संजय ने अपनी ही तरफ की हुई थी। बहरहाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा, हीरो संजय खान और फिल्म धुंध, इन सब की तकदीर अच्छी थी, जो किसी को कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, B.R. चोपड़ा ने धुंध को अपने चाहे गए समय यानी 2 महीने में ही पूरा भी कर लिया। फिल्म बनी, चली और खूब चली। आज भी फिल्म धुंध B.R. बैनर की अच्छी फिल्मों में से एक मानी जाती है और जाहिर है याद भी की जाती है। धुंध की बातें मुकम्मल हुई दोस्तों, और धुंध छटी तो प्रोग्राम तैयार करने वाले कलाकारों के नाम एक बार फिर उभर कर आए। आज के प्रोग्राम का आलेख तैयार किया था अशोक अय्यर ने। प्रोग्राम तैयार करने में मददगार थे PKA नायर, और बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। अगले हफ्ते किसी और नई फिल्म की बातें लेकर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।